सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा सर कि आग कैसे लगी? आग कैसे लगी ये आप पूछ रही हैं, तो ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि आग, मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या वजह से हुई। जो सवाल आपके मन में है वही सवाल मेरे भी मन में है। जो लाख और करोड़ की के भाषा में है, अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ मैडम। हॉस्पिटल यहाँ पर नर्सिंग होम वगैरह चलाए जा रहे हैं, उसमें आपका भी हाथ है। और कई बार माइक से ऐलान भी करवाया। जैसे कि लोग इतने सीधे हैं मैडम, बहुत सीधे हैं, न उनको गलत नर्सिंग होम का पता चलता है, न सही नर्सिंग होम का पता चलता है। बस यहाँ तो सर बिना डिग्री लिए हुए लैब टेक्नीशियन, बिना डिग्री लिए हुए डॉक्टर, बिना डिग्री लिए हुए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, ये फर्जी। तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, पाबंदी क्यों नहीं है? अब लोग चिन्हित करने से डरते हैं। जो कई महीने लीगल तरीके से बहुत सारे नर्सिंग होम यहाँ पर चल रहे हैं, आखिर क्यों नहीं कार्रवाई होती है उस पर? संज्ञान में आएगा तो मैं कार्रवाई करता हूँ, मैं कार्रवाई करूँगा। जो कि हॉस्पिटल में 303 दवाइयाँ हैं, ये बताया गया था। हाँ, ये हमारा लिमिट है, ये हमारा लिमिट है। हम यहाँ पर सर बताया जाता है डिलीवरी पेशेंट की जो महिलाएं आती हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है, पेशेंट से कमीशन लिए जाते हैं, ये क्या मसला है यहाँ का? यहाँ से बाहर जो भी भेजते हैं, चाहे जो भी दलाली करते हैं, पहले तो हुआ करते थे, इसमें बहुत 24 साल कम नहीं होता है किसी को जांच करने के लिए मैडम। अच्छा, अल्ट्रासाउंड मशीन आई कि नहीं आई, मैं देखना चाहती हूँ। अभी तक तो मैडम अल्ट्रासाउंड मशीन जो है नहीं, 1 महीने में आई है। 1 महीने मतलब मई है तो जून में आऊँगी। आइए। हेलो, रेडी हैं? इस वक्त मैं सदर अस्पताल अररिया में मौजूद हूँ और के कश्यप साहब हैं जो कि सिविल सर्जन हैं। आपके एंट्री के बाद हॉस्पिटल में शुभकामनाओं का काफ़ी दौर चला था कि बहुत अच्छे सिविल सर्जन साहब आए हैं, लेकिन कई सवाल आप पर तीखा भी मैं करूँगी। सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा सर कि आग कैसे लगी? आग कैसे लगी ये आप पूछ रही हैं, तो ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि आग कैसे लगी। हम लोग तो दफ्तर में बैठ के काम कर रहे थे, इसी टाइम में यहाँ दफ्तर में कोई नजर आती कोई वजह? ये तो जांच का विषय है। अब मुझे भी आश्चर्य होता है, 24 साल हो गए मुझे इस जिला में और विभिन्न जगहों में काम किया हूँ। कुर्साकाटा में काम किया हूँ, सोहंदर में, पलासी में काम किया हूँ, जोकीहाट में काम किया हूँ, यहाँ भी DIO था काम कर रहा हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ। लेकिन कभी इस तरह की घटना ये पहली बार, तो मुझे भी अचंभित करती है। इसका जवाब तो जांच के बाद ही आएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या वजह से हुई। जो सवाल आपके मन में है वही सवाल मेरे भी मन में है। कहीं ना कहीं शक की सुई घूम रही है कि अचानक वहाँ आग लगने की वजह क्या हो सकती है? अब शक की सुई जो है तो घड़ी की सुई घूमती है, तो शक की भी सुई घूमती है। अब जितनी मुंह उतनी बातें, मुंह को तो किसी को बंद नहीं किया जा सकता। चुपचाप अपना काम करते हैं, चुपचाप मेरा काम करने की प्रवृत्ति है मैडम, मैं कर भी रहा हूँ। मैं खुद भी जो है इसके लिए जांच तो तुरंत आज ही हमने दिया है औषधि निरीक्षक को, सहायक औषधि निरीक्षक को, भवन की कितनी क्षति हुई है, दवाओं की कितनी क्षति हुई है, जो सामान वहाँ रखे कितनी क्षति हुई थी। तो संबंधित जो अधिकारी होते हैं सभी को जो है आज हमने अपने कार्यालय से पत्र उनको प्रेषित किया है। BMS-ICL के क्या लगता है सर, कितने लाख या करोड़ रुपए की दवाई का नुकसान हुआ? अब तो ये जांच होने के बाद ही हमको पता चलेगा कि वो अमाउंट में जो लाख और करोड़ की के भाषा में है, अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ मैडम स्पष्ट। अब जब उन लोगों से जानकारी मिलेगी कितना बचा है, कितना नष्ट हुआ है, ये दोनों की जानकारी मुझे मिलेगी, आपको भी मिल जाएगी मैडम। और एक आरोप और भी है सर आपके ऊपर कि जो भी फर्जी हॉस्पिटल यहाँ पर नर्सिंग होम वगैरह चलाए जा रहे हैं उसमें आपका भी हाथ है, ऐसा क्या? यही तो उल्टा सीधे सवाल का उल्टा जवाब, या उल्टे सवाल का सीधा जवाब, या सीधे सवाल का सीधा जवाब। मैंने पहले भी कहा कि जितनी मुँह उतनी बातें। बहुत सारा जो है यहाँ हमने इस पर हमने कड़ी नज़र बना के रखा हुआ है और कई बार माइक से ऐलान भी करवाया, जैसे जोकीहाट में करवाया, आपको अररिया प्रखंड में करवाया, लोगों को समझाया। यहाँ के लोग इतने सीधे हैं मैडम, बहुत सीधे हैं, न उनको गलत नर्सिंग होम का पता चलता है, न सही नर्सिंग होम का पता चलता है। बस दलाल लोग इतने, तो इसे तो अभी तो उसका युग चल रहा है। लेकिन खासकर अररिया में हमने लोग अवेयरनेस माइकिंग भी करवाया कि आप लोग गलत के पास नहीं जाएं और जो गलत हैं उनकी सूचना भी दें, ताकि जो है हम प्रशासन के साथ मिल करके
उनको। यहाँ तो सर बिना डिग्री लिए हुए लैब टेक्नीशियन, बिना डिग्री लिए हुए डॉक्टर, बिना डिग्री लिए हुए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं ये फर्जी, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, पाबंदी क्यों नहीं है? अब लोग चिन्हित करने से डरते हैं। जो हमें जानकारी देते हैं, जो हमें जानकारी देते हैं कार्यालय के द्वारा लिखित में हमको आता है, तो हम वहाँ जा कर के जरूर कार्रवाई करते हैं। कितने ऐसे नर्सिंग होम हैं जिसको आपने बंद करवा दिया? बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम हैं जो कि जिन्हें बंद नहीं होना चाहिए था, वो काम कर रहे थे, तो उनको चेतावनी हमने दिया कि आप जो है जो सही तरीके और सही नियमानुसार नियमानुकूल आप काम करें, तो इसमें सुधार हुआ है। अब रहा कि कितने को बंद किया है, तो उसमें अभी एक हाल में घटना हुई थी आपके सामने में, कोई नर्सिंग होम, उसका नाम मुझे याद नहीं है, जहाँ की जो नर्स ने ऑपरेशन कर दिया था वही है क्या? अब पता नहीं वो, तब फिर जो है सो प्रशासन के द्वारा उसको बंद करवाया गया। जब माइकिंग हुआ तब वो जाकर के बंद हुआ। बंद हुआ? जी हाँ मैडम, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं है। यही मार्केट में, बापू मार्केट में, वो गली में वहीं पर था। तो कई महीने लीगल तरीके से बहुत सारे नर्सिंग होम यहाँ पर चल रहे हैं, आखिर क्यों नहीं कार्रवाई होती है उस पर? संज्ञान में आएगा तो मैं कार्रवाई करता हूँ, मैं कार्रवाई करूँगा। जो कि कुर्साकाटा में भी 14 नर्सिंग होम के बारे में मुझे जानकारी मिली थी, लिखित में आया था, तो मैंने यहाँ से जो उन पर कार्रवाई की थी। कार्रवाई हुई? जी। बंद हुआ या खुला ही है? अब वो वहाँ के जो है, जो क्षेत्राधीन जो पदाधिकारी हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, तो उनसे हमने कार्रवाई करने के लिए कहा है कि वो कार्रवाई उन्हीं के अंतर्गत है, और वो जो सहयोग मांगेंगे हम सब देते हैं। आप सहयोग करते हैं? जी हाँ। चलिए, हम लोग डिजिटल एरा में रहते हैं, लेकिन सवाल ये कि सभी लोग डिजिटल एरा में नहीं रह पाते हैं। गरीब तबके के लोग हैं, जब सर यहाँ पर पर्ची कटवाने के लिए मरीज़ आते हैं जिसको ABCD का ज्ञान नहीं है, वो डिजिटल मोबाइल रख नहीं सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल रख नहीं सकते, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि OTP देने के बाद ही आपका नाम रजिस्टर्ड हो रहा है, OTP आने के बाद ही आपको दवाई मिलती है, पर्ची मिलती है। तो इसको लेकर जो गरीब लोग हैं, जिसके पास वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसको लेकर क्या सुविधा होनी चाहिए अब हॉस्पिटल? नहीं, उनके परिवार का कोई भी मोबाइल नंबर जो है, जिस तरह से आपको माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा इंश्योरेंस आयुष्मान भारत जो है, जो काम करता है, उसमें मोबाइल की ज़रूरत होती है। परिवार के किसी भी लोग का भी एक मोबाइल से जो संबंधित जो है, परिवार में तो कितने लोग हैं, औसतन जहाँ 5 या 6 आदमी होते हैं, तो किसी का भी मोबाइल नंबर देने से उनको रजिस्ट्रेशन होता है, ये नियम है। लोगों को तो मैसेज देखना भी नहीं आता, वो क्या करें? नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि आपके परिवार में किसी एक को मोबाइल है, आप इलाज के लिए आए हैं, आपके वो मोबाइल के OTP आपको बता देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो अपने दिखा देते हैं, लेकिन लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। जी, मुझे कुछ नहीं पता है, तो आपको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैडम इसमें क्या है, सब पढ़ के बता दीजिए। बस ऐसे ही जो है लोग धीरे धीरे बहुत अवेयर हो रहे हैं। अवेयर हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी कोई ना कोई लैंडलाइन नंबर होना चाहिए सर, मेरे हिसाब से, ताकि लोग वहाँ पर देकर OTP दे और रजिस्टर्ड करवा दे, क्योंकि सभी के पास मोबाइल फैसिलिटीज़ नहीं है। नहीं, मोबाइल तो लेके आते हैं। दवाइयाँ इतनी जल गई, लेकिन दवाइयाँ 2 से 3 टैबलेट यहाँ पर मिलती है, ऐसी शिकायत मुझे बार बार मिलती है और अभी भी मिली है। ऐसी बात नहीं है, दवाइयाँ मिलती है। हो सकता है किसी एक आध को ऐसा है, तो ऐसा कोई अपवाद होगा तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दवाइयाँ सबको भरपूर मिलती है, लिफाफ में करके मिलती हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे उस दिन, उस मंच से यहाँ के सांसद प्रदीप सिंह जी कह रहे थे 303 दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट लेकर के रोड पर लोग भटकते रहते हैं, गरीब तबके के लोग, कि दवाइयाँ नहीं मिली, दवाइयाँ नहीं मिली। एक मरीज को 303 नहीं ना मिलती है मैडम। आपके हॉस्पिटल में 303 दवाइयाँ हैं, ये बताया गया था। हाँ, ये हमारा लिमिट है, ये हमारा लिमिट है। हम देते भी हैं, खर्च भी होता है, जैसे दुकानों की तरह, चाहे घर की तरह। आज नमक कम हुआ फिर हम नमक खरीद के लाते हैं, लेकिन जितना एक रसोई में काम की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ रहनी चाहिए, तभी हमारा खाना पकेगा। उसी तरह हॉस्पिटल में जो हमारा जो दवाइयों का जो राशन है, जिसको जो बीमारी होती है, उस राशन के हिसाब से उसको वही दवाई मिलती है। किसी को
दवाई की ज़रूरत होती है, किसी को 3 की दवाई ज़रूरत होती है, किसी को जांच की ज़रूरत होती है, किसी को जांच की नहीं भी ज़रूरत होती है। तो इसी अच्छा, यहाँ पर सर बताया जाता है डिलीवरी पेशेंट की जो महिलाएं आती हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है, पेशेंट से कमीशन लिए जाते हैं, ये क्या मसला है यहाँ का? यहाँ से बाहर जो भी भेजते हैं, चाहे जो भी दलाली करते हैं, पहले तो हुआ करते थे, इसमें बहुत अब काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है, डेफिनेटली बदलाव हुआ है, कॉन्फिडेंटली बदलाव हुआ है। क्योंकि लोग कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि आपने बदलाव किया है। आपके मैंने पहले ही कह दिया था इंट्रो टाइम में है कि आपके आने के बाद लोगों में खुशी की लहर थी, लोग स्वागत कर रहे थे आपका कि सीएस साहब बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ अब सवाल दागा जा रहा है क्योंकि आप सीट पर बैठे हैं, आप पर सवाल होगा, आप पर आरोप लगेगा, लेकिन आपको आरोप का जवाब भी देना है। तो हॉस्पिटल में क्या बदलाव किया आपने, कितने टाइम हो गए अब आपको? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं 2001 से यानी 24 साल से हूँ यहाँ के, बहुत लोग जानते हैं। मैं बहुत जगहों पर रहा हूँ, कुर्साकाटा में रहा हूँ, जोकी हाट में रहा हूँ, पलासी में रहा हूँ, एज ए DIO यहाँ रहा हूँ सदर में, और फिर आज मैं CS भी हूँ। तो मेरे काम करने की पद्धति से लोग बहुत 24 साल कम नहीं होता है किसी को जांच करने के लिए मैडम। तो जो अच्छे बुरे सबके होते हैं, आलोचक भी होते हैं। आप अच्छे काम कीजिए फिर भी आपकी आलोचना होगी। जैसे कि सरकार में होता है पक्ष विपक्ष वाली बात, उसी तरह से जो है तो कुछ लोग जो है सो जिनको अच्छा काम करना जिनको पसंद नहीं आता है, दलाल टाइप के लोग हुए चाहे और लोग हुए, इस तरह से मैं इशारा में बात कर रहा हूँ। चाहे जो मेरे प्रतिद्वंदी ही हैं कि जो आशा नहीं किए थे कि अच्छा काम होगा, अच्छा काम हो रहा है, तो वो लोग आलोचना करते हैं। तो ये बात तो अब समय ही सिद्ध कर देगा ना। हॉस्पिटल जब पुराना हॉस्पिटल था उसमें गंदगी बहुत थी। मैं खुद रिपोर्टिंग के लिए आई थी और बहुत मास्क लगाकर मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ी थी क्योंकि मुझे स्मेल फोबिया भी है, मुझे प्रॉब्लम होती है। तो उस वक्त मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हॉस्पिटल नहीं है, डस्टबिन है, क्योंकि गंदगी चारों तरफ फैली हुई थी, बेड वगैरह बेडशीट गंदी थी। तो मैंने सवाल पूछा था कि यह हॉस्पिटल जब नया बनेगा फिर मैं रिपोर्टिंग के लिए आऊँगी। हालाँकि मैंने पूरा कवरेज अभी नहीं किया है, बी ऑनेस्ट, लेकिन आज जब आग लगी है मैं उसकी वजह से आई हूँ, लेकिन रिपोर्टिंग मैं बाद में आपका करूँगी। तो क्या बदलाव आपने लाया, लोगों में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो कॉमन है कि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छ भारत अभियान का अलग जगह, हाँ, बिगुल फूके हैं, अलग जगह हैं। तो ये धीरे धीरे हम लोगों को भी समझ में आने लगा, सबको समझ में आने लगा, लेमैन को भी समझ में आने लगा कि नहीं, स्वच्छता जो है एक बहुत बड़ी खुद में एक दवाई है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हम आधा स्वस्थ तो ऐसे ही रहेंगे। तो लोग इसका वैल्यू समझने लगे। बस ऐसी तो जागृति होती है, क्रांति होती है समाज में, वही क्रांति हो रही है। अररिया हॉस्पिटल में बदलाव जो हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, और भी ज़्यादा देखने को मौका मिलेगा। आपकी शुभकामना। लेकिन मेरी बात लग गई। इससे पहले मैं डस्टबिन मैंने बताया था और मैंने कहा था नया हॉस्पिटल बनेगा मैं आऊँगी, तो सेकेंड टाइम फिर से मैं आ रही हूँ और आपके हॉस्पिटल की तारीफ मैं हर शो में करती हूँ और लोगों से जागरूक करती हूँ कि आप ज़रूर जाएँ हॉस्पिटल, वहाँ सफाई बहुत अच्छी है, आप इलाज करवा सकते हैं। जी मैडम, मैं उम्मीद करता हूँ भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, इतना विवेक दे कि स्वच्छ रहने से में ही सबका भलाई है। सब कुछ स्वच्छ रहने में ही सबका भलाई है, हमारे मनुष्य जाति की भलाई है। लोग बीमार जो पड़ते हैं ना, उसमें गंदगी का भी खामखा जो है उसमें सहयोग हाथ रहता है। जी हाँ, तो अगर हम स्वच्छ रहने का आदत डाल लें, एक दिन तो आदत लगती नहीं है। एक आदत लगने के लिए साइंटिफिक तरीके नियम में, साइंस विज्ञान के नियम में भी जो है एक आदत जो है लगभग 30 से 90 दिनों में लगती है। जब हम उसको मिनिमम 30 दिन करें और उसको कंटिन्यू रखें या 90 दिनों तक करें, वो आपकी आदत बन जाएगी। आपके सपने में भी आप वो एक्टिविटीज, आपको जो आदत आपके सपने में भी जो है घूमने लगे, तब समझे कि हाँ वो आदत बन गई है, अब वो मेरे जीवन का हिस्सा हो गया। जैसे कि आप शुरू में गाड़ी चलाते हैं, तो इधर देखना पड़ता कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं इधर देखना गिर ना जाऊँ। उसका जब अभ्यास हो जाता हूँ 1 महीना 2 महीना 3 महीना चलाने के बाद, पैर किधर जा रहा है, हाथ किधर जा रहा है, आपके साथ मैं बात भी कर रहा हूँ, पैर भी अपना काम कर रहा है, हाथ भी कर रहा है, गाड़ी भी चल रही है, एक्सपीरियंस हो जाती है। जी हाँ, वही वो आदत की बात है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड मशीन आई कि नहीं आई, मैं देखना चाहती हूँ। अभी तक तो मैडम अल्ट्रासाउंड मशीन जो है नहीं। कब तक आएगी? लाखों लोग यहाँ आते इलाज के लिए, अब तक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं पहुँच पाई, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से नहीं आ रहा है? अब जो उसका प्रोसेस प्रक्रिया है,
वहाँ से आएगा। सवाल तो पूछा जाए। नहीं, प्रक्रिया तो हमने किया हुआ है। अच्छा, कितना टाइम लग जाएगा अल्ट्रासाउंड मशीन देखने में, ये बताएं आप मुझे। अब इसका भी भस पानी में मैं नहीं कर सकता हूँ, कितना दिन लगेगा। कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, इनपुट तो मेरा हाथ तो ऐसे रहता है, ऐसे तो रहता नहीं है। नहीं, कुछ इनपुट तो होगी सर। आ जाएगी बहुत शीघ्र, उम्मीद करता हूँ शीघ्र आ जाएगी। मंगल पांडे जी आए थे तभी आने वाली थी, उसके बाद अब तक नहीं आई। कब तक इंतजार करें? 1 महीने, 2 महीने, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन? अभी जो काउंट के भाषा में 6 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 8 दिन, ये बात तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आ जाएगी, शीघ्र आ जाएगी। मुझे इंटरव्यू के लिए कब तक आना चाहिए, बताएं आप। आज का तारीख 9 तारीख है ना, 9 मई। आइए, आपका स्वागत है। फिर 1 महीने में आइए। 1 महीने मतलब मई है तो जून में आऊँगी। आइए। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मशीन भी पहुँच जाए, लोगों की शिकायत दूर हो जाए। कई शिकायतें दूर हो गई है। अब सर एक सवाल और भी है, कितने डॉक्टर अभी हैं और कितने डॉक्टर होने चाहिए, नीडेड क्या है? देखिए, डॉक्टर जितने लिए गए थे यहाँ से, उतने डॉक्टर तो आए हैं। जोड़ घटाव करके फिर अंतर जो है डॉक्टर का हमारा उतना ही रह गया है। तभी पेरीफेरी से भी डॉक्टर लाना पड़ता है। अब यहाँ जितना भी ओपीडी चलता है, या कई तरह के, गायनोलॉजिस्ट है? एक है, सिर्फ एक है। ऑर्थोपेडिक्स अभी तक हमको मिला नहीं है, तो डीएम साहब से बोल करके एक ऑर्थोपेडिशियन सर्जन जो एकमात्र हमारे ज़िला में है। एक ही ऑर्थोपेडिक्स है? हाँ, उनको तो 2 दिन के लिए, बुधवार और शुक्रवार को, बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन यहाँ पर डिप्टेशन में फारबिसगंज से आते हैं, यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। बाकी शेष दिन फिर अपने फारबिसगंज में ड्यूटी करते हैं। अच्छा सर, एक शिकायत मैं सिर्फ अररिया इसी हॉस्पिटल का नहीं करूँगी, किशनगंज में गई, वहाँ भी, सभी जगह मैं जा रही हूँ। जिस भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाती, लोग कहते हैं एक दवाई देने के बाद रेफ़र करती है। रेफ़र सिस्टम क्यों है यहाँ, बंद कैसे हो गई? रेफर सिस्टम कभी बंद होगा? रेफर तो जो है जिसके लिए अनुकूल है, रेफर किया जाता है पेशेंट के बेनिफिट में। ये हमारा, अब देखिए, आप गौर कीजिएगा और आप सोचिएगा भी, गांव में भी अस्पताल होता है, फिर गांव के ऊपर जो पीएससी होता है, पीएससी के ऊपर रेफरल होता है, वहाँ तो रेफरल के स्टैंडर्ड लेवल का जो वहाँ ट्रीटमेंट होता है। अब बीमारी अगर बड़ा है तो रेफरल वाले जो फिर रेफर करते हैं जिला स्तर में। फिर जिला स्तर का भी एक फिक्स्ड मेनू होता है कि यहाँ पर जिला स्तरीय अस्पताल में कहाँ तक ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर उससे भी बड़ी बीमारी है तो फिर मेडिकल कॉलेज जाता है। तो वो प्रोसीजर तो मुझे पता है, लेकिन छोटी छोटी बीमारी में भी रेफ़र कर देना, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोटी इसी हॉस्पिटल की ये कहानी नहीं है, मैं हर हॉस्पिटल में जानती हूँ। तब अन्य हॉस्पिटल के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। कभी कभी जो है, हाँ, ये हमको संज्ञान में आया है, सुनने में आया है, आता भी है कि ऑन रिक्वेस्ट लोग रेफ़र करवा लेते हैं कि अगर यहाँ पर नहीं संभव, हमको बाहर भेज दीजिए। वो भी होता है। और एक इंजरी के मामले में भी होता है, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, चाहे कोई मारपीट हो गया, तो उस वक्त में भी ओपिनियन के लिए रेफ़र किया जाता है। जब डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि इंजरी किस तरह का है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर कोई किसी तरह का इंजरी है, हाँ, कोई भी इंजरी है, तो अब मैं बाहर से देख करके, मेरी आँख के एक्सरे नहीं है कि अंदर में कितना टूट फूट, कितना ट्रॉमा हुआ है, तो वैसे मशीन तो होनी चाहिए। वहाँ यहाँ पर है, सदर में है। कौन सी मशीन है? सिटी स्कैन है। अच्छा, सिटी स्कैन। हाँ, तो यहाँ पर होता है। मुझे कहा कि सिटी स्कैन करने में 750 रुपये लगता है। मैंने उनको कहा कि वो चार्ज है। वो तो सरकार द्वारा निर्धारित चार्ज है। जी हाँ, सरकार के द्वारा निर्धारित चार्ज है, वो चार्ज उन्हीं का होता है। ये ऑफिस का सवाल सर आपसे यही है कि नहीं, आखिरी सवाल अब है, आखिरी सवाल हो नहीं पा रहा है ना सवाल, ये सवाल बहुत सारे हैं आपसे, लेकिन सवाल अब ये है कि आगजनी इस कांड का पता कैसे चल पाएगा? जांच के लिए आपने किसे बोला है और कब तक जांच हो जाएगी, क्या है आगजनी का कारण? आगजनी का कारण तो पुलिस को
उस संबंध में सूचना दे दी गई है। अब पुलिस पता इन्वेस्टिगेट कर रही है। तब पुलिस करेगी और हमको भी पता चलेगा कि क्यों हुआ, ऐसा हुआ। कभी ऐसा हुआ नहीं, 24 साल में कुर्साकाटा में भी रहा, जोकीहाट में रहा, सोहंदर में रहा, यहाँ भी रहा, कभी आगजनी नहीं हुई। तो अचानक जो आगजनी हुई, एक बात मैं गौर कर रहा हूँ, 2-3 पुराने बिल्डिंग से जब वहाँ अस्पताल चला करता था, जब शिफ्ट हुआ नए बिल्डिंग में, तो कुछ चोरियाँ बढ़ गई हैं। तो जब तक सिद्ध नहीं हो जाए तो ये बोलना बड़बोलापन होगा। अब क्यों आग लगी ये मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। जब जांच हो जाएगी तो मैडम आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, सबको पता चलेगा। चलिए कश्यप साहब, बहुत शुक्रिया। कई सवाल हुए लेकिन आपने जवाब दिया है, बहुत खुलकर नहीं दिया है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। मुझे उम्मीद है कि मैं अब जांच के बाद ही मैं आपसे करे सवाल और भी करूंगी कि आग क्यों लगी। हालांकि शक की सुई ज़रूर भी है कि 24 साल से जिस हॉस्पिटल में कभी आगजनी नहीं हुई, वो अचानक आग क्यों लगी। और जैसा आपने कहा कि यहाँ दलाल भी बहुत हैं जो यहाँ से वहाँ कर देते हैं चीज़ों को, और जो डॉक्टर भी नहीं है वो भी खुद को डॉक्टर, ऑपरेशन वगैरह सारी चीज़ें होती रहती है अररिया में। कई क्लेम सामने आते हैं और गंभीर आरोप आप पर ये लगाया गया है कि आप भी उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो कई सवालों को आपने खारिज भी किया है और कई सवाल आपके भी दिमाग में है कि नहीं, यहाँ डॉक्टर की कमी है, तो जो डॉक्टर की कमी है उसको फुलफिल भी करना है और जो कमियां हैं उसको ठीक करने के लिए आपने उम्मीद जताई है, ये कह सकते हैं। मेरी बात तो आप अपनी तरफ से कह दी कि हाँ, आप भी उम्मीद करती हैं, मैं भी उम्मीद करता हूँ। उम्मीद करती हूँ जल्दी से यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन आ जाए। हाँ, तो वो तो प्रक्रिया में है, तो आएगी ही। वो सरकारी प्रक्रिया है, वो पूरी होती ही है, वो बीच में रुकती नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।